और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आदमी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिंबल लेकर मिथिलांचल में आया। अब जाहिर है कि जब कोई नई पार्टी नई जगह पे चुनाव लड़ती है तो सैकड़ों सवालात होते हैं और उसका जवाब भी है, लेकिन ये वक्त न सवाल करने का है और न जवाब देने का है। ये वक्त है कि वक़ार सिद्दीकी साहब को अपना वोट दें, अपनी दुआ दें, इनको साथ दें, इनके हाथ को मजबूत करें और अपने मसाइल का हल हम लोग खुद से तलाश करने की कोशिश करें। इसलिए कि हम लोगों ने पिछले 70 सालों में हमने, हमारे आबा व अजदाद ने कितने लोगों के झंडे उठाए, झोला ढोए, दरिया बिछाया, वोट दिए, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी पार्टी हमारी नहीं हुई, कोई सगा नहीं हुआ। इसलिए अब हम समीकरण बनाएंगे, हम अपना झंडा लाएंगे, अपना डंडा गाड़ेंगे और जिन लोगों को सत्ता में बैठना है वो हमारे साथ आए, हमारे साथ संगठन बनाए, हमारे साथ गठबंधन करें। इसलिए कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो गैर भाजपाई सबसे बड़ा जो मास वोट है वो मुस्लिम, गैर भाजपाई सबसे बड़ा मास वोट मुस्लिम है और उसी के साथ अन्याय होता है। आज देख लीजिए बिहार में 18-20% मुसलमान को कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 टिकट पूरे बिहार में आरजेडी ने दिया। एक ऐसा टिकट दिया अररिया जिस पर हार पहले से तय है क्योंकि उसका भाई खुद उसके खिलाफ बगावत कर दिया है। दूसरा टिकट ऐसा दिया गया जिसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, सब लोग जानते हैं। यहाँ दरभंगा मधुबनी के लोग बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि जिस आदमी की सियासी जमीन खिसक चुकी है, 2 बार यहाँ से हार चुका। 2019 में मधुबनी से सिंबल लाने के बाद वो आदमी भागा वहां से क्योंकि उसको लगा कि हमारे पास सियासी जमीन नहीं है। उस आदमी को टिकट देना ये मधुबनी लोकसभा के लोगों का अपमान है। इसलिए कि भाई मधुबनी लोकसभा में 19-20 लाख लोग रहते हैं। 19-20 लाख लोगों में एक भी आदमी इस लायक आरजेडी को नहीं लगता है जिसको टिकट दिया जाए। तो अब इससे आप समझ लीजिए बोरों पर लाकर खिलाने से कैसे काम चले। भाई जो लोग लोकसभा में मेहनत कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, लोगों के मसाइल को देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में खड़े हो रहे हैं, आप उनको टिकट नहीं देके बोरों पे कहीं पे लाके खिला रहे हैं, भाड़ा पे लाके खिलाएंगे किसी को मधुबनी से। आपको क्या लग रहा है मधुबनी क्रिकेट का मैदान है कि आप जिसको ले आएंगे और लोग उसको वोट दे देगा? आप ये बात समझ लीजिए कि मुसलमान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कोई अब सियासी तौर पे गुलाम नहीं है। अब सब लोग सियासी तौर पे आजाद होना चाहते हैं और सबके पास अपना एक रास्ता है, अपना एक झंडा है, अपना डंडा है। अब सब लोग साथ चलेंगे। आरजेडी की गुलामी से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए मुकेश सहनी, जिसका कोई सियासी अस्तित्व नहीं है, जो आदमी खुद चुनाव हार गया, जिसका कोई सियासी अस्तित्व नहीं है। आप मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में घूम जाइए, जो मुकेश सहनी का डंका बजाता रहता है, पूरे बिहार में 2% सहनियों में 0.2% सहनी भी ऐसे नहीं है जो उसको वोट दे दे। एक सहनी जो है, अब जाकर देख लीजिए उनके घर के ऊपर भाजपाइयों का झंडा लगा होगा, लेकिन उस सहनी को 3 सीट भी दिया जाता है, बगल में कुर्सी भी दी जाती है और सिद्दीकी साहब को सीढ़ी के पास बैठाया जाता है। उस सिद्दीकी साहब को सीढ़ी के पास बैठाया जाता है जो फाउंडर मेंबर है इस पार्टी के, जिन्होंने इस पार्टी के लिए सभी कुर्बानी दी। जब राज्यसभा भेजने की बात आई तो कहां से, बोरो पे हरियाणा से लाके संजय यादव को भेजा गया राज्यसभा और सिद्दीकी साहब को एमएलसी बना दिया गया। सिद्दीकी साहब के सामने में तेजस्वी यादव की कोई सियासी औकात नहीं है, कोई सियासी हैसियत नहीं है। लेकिन ये बात सिद्दीकी साहब को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग समझ के क्या करेंगे? ये बात जब सिद्दीकी साहब नहीं समझ पा रहे तो हम लोग क्या समझेंगे? अब देखिए जो लोग आज असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं उन लोगों को सोच समझ लेना चाहिए अच्छे से कि सिद्दीकी साहब, शकील साहब, फातिमी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब सब लगभग एक उम्र के हैं। सब लोगों ने एक साथ सियासत शुरू की होगी उस दौर में। आज एक आदमी बैठकर टिकट बांट रहा है और दूसरा आदमी टिकट की लाइन में खड़ा होकर टिकट की भीख मांग रहा है, उसको टिकट नहीं मिल रहा है। सभी दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए बराबर नहीं हो सकते कि आपने लीडरशिप नहीं तैयार की, आपने सियासी जमीन नहीं तैयार की, आप लोगों के दुख दर्द में नहीं खड़े हुए, आप अपना और अपने परिवार के लिए सियासत किए, पैसा जमा किया, पैसा इकट्ठा किया, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिए वोट लेकर। शकील साहब को जब लगा कि अब हमारी सियासी जमीन खिसक रही है तो निर्दलीय लड़कर गठबंधन के कैंडिडेट को हराने वाले आज कह रहे गठबंधन को जिताएंगे। भाई आप गठबंधन को जिताने नहीं आए हैं, कोई साजिश है। हम तो गठबंधन के उम्मीदवार से कहेंगे शकील साहब से बच के रहिएगा भाई। 3 मरतबा गठबंधन के प्रत्याशी का काम कर चुके हैं,
चौथे आप है। 2019 का इलेक्शन 2009 में, 2014 में, 2019 में सभी लोग जानते होंगे क्या क्या हुआ था। इसलिए जो बात है अब एमआईएम यहाँ पे आ गई है, एमआईएम में कोई बात ढक छुप के नहीं होती है, खुलेआम होगी और सब लोगों की सियासी जमीन तलाश की जाएगी कि कौन कितने पानी में। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, उनसे जाकर पूछिए कि 2009 में सिद्दीकी साहब को 8,500 वोट से हराने वाला कौन है। जो लोग कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, उनसे जाकर पूछिए कि 2014 में सिद्दीकी साहब को 25,000 वोट से हराने वाला कौन है। आप जाकर उनसे पूछिए कि 2019 में बद्री पूर्वे के खिलाफ बगावत करने वाला कौन है। ये सब वही लोग हैं जो आज इनके पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम गठबंधन को जिताएंगे। इन लोगों ने मधुबनी की सियासत को अपाहिज बना दिया है। मधुबनी में नौजवानों को उभरना नहीं देना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मधुबनी के ऊपर अरबपतियों की सियासत काबिज रहे, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे लोग जाग गए हैं जो अच्छे अच्छे अरबपतियों की कुर्सी हिला देंगे। एक कहावत है ना कि भाई अगर आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी को हिलाते रहिए, ताकि बैठने वाले आदमी को यह पता चलता रहे कि कोई है जो कभी भी हमारी कुर्सी खींच सकता है। तो इसलिए अब खास करके युवा और युवाओं के साथ सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और मधुबनी की सियासत में हम पूरी हिस्सेदारी के साथ मैदान में है, पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कोई आदमी अरबपति हो, खड़पति हो, पूर्व मंत्री हो, फला मंत्री हो, डेका मंत्री हो, वो सब अपनी परिवार की राजनीति करके थक चुके हैं। सबकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। अब कुछ नहीं होने वाला है। एमआईएम पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और इंशाअल्लाह आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव मिथिलांचल का ऐतिहासिक चुनाव होगा। इसलिए सभी लोग मजबूती के साथ डटे रहिए और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने और आदिल हसन साहब ने हम सब पे भरोसा करके वकार सिद्दीकी साहब को मधुबनी भेजा है। इनको पूरे मान और सम्मान के साथ एमआईएम को लौटाना है, ताकि मधुबनी में और मिथिलांचल की जो सियासत है उसमें एक नई हवा चले, एक विकल्प तैयार हो, लोगों के लिए एक रास्ता बने और लोग जो उब गए हैं मधुबनी में चंद लोगों की सियासत से, परिवारवाद की सियासत से, उससे बाहर निकले। भाजपा भी वही कर रही है, ये भी वही कर रहे हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उधर भी बाप बेटे की सियासत है, इधर भी बाप बेटे की सियासत है। इसलिए दोनों से बाहर निकलिए और गरीबों की सियासत कैसे होगी, मजलूमों की सियासत कैसे होगी, जो लोग समाज के साथ खड़े होने वाले लोग हैं उनकी सियासत कैसे होगी। आप देख लीजिए, 2 मिसाल देकर मैं अपनी बात खत्म करूं। कोरोना काल में क्या हाहाकार मचा हुआ था। सिद्दीकी साहब नजर आए कहीं पे, शकील साहब नजर आए, फातमी साहब नजर आए, अशोक यादव नजर आए, हुकुमदेव नारायण यादव नजर आए। कहाँ थे ये लोग? कहाँ चले गए थे ये लोग? सब कोरोना पॉजिटिव नहीं ना हो गए थे भाई? कहाँ चले गए थे ये लोग? नजर कौन लोग आए? आप अपने गांव में मेहनत कर रहे थे, ये अपने गांव में मेहनत कर रहे थे, हम लोग अपने इलाके में मेहनत कर रहे थे। जाइए मधुबनी शहर में पता कर लीजिए। मेरा दावा है कि अगर 4 महीने तक मधुबनी शहर के अंदर अगर एक आदमी भूखा सोया होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जाकर पूछ लीजिए मधुबनी के अंदर, रात दिन बगैर किसी डर के, बगैर किसी परवाह के, एक एक दरवाजे तक जाना, उससे पूछना, लिस्ट तैयार करना, उसके घर अनाज पहुंचाना, उसके घर दवाई पहुंचाना। ये पूरी टीम वही मधुबनी की है। पूछ लीजिए सब लोग क्यों कर रहे थे, हमको क्या लालच है इससे? वोट तो लोग आप ही को देते हैं। आने के टाइम में तो आप डरा देते हैं लोगों को, इस बार तो वो आ जाएगा। अरे भाई कौन आ जाएगा? आवाम की हालत यह है, ऊपर देख रहे हैं। अरे भाई नीचे सड़क की हालत देखो, कभी सड़क की हालत देखो, ऊपर देखने में कहीं गड्ढे में नहीं गिर जाना तुम। सड़क नहीं, नाला नहीं, स्टेडियम नहीं, एयरपोर्ट नहीं, एम्स नहीं, केंद्रीय विद्यालय नहीं, ऊपर देख रहे हैं। देखते रहो ऊपर, ऊपर देखते रहोगे सारा फंड लेके फातमी जी भाग जाएंगे। देखते रह जाओगे, ऊपर नच जाओगे। और दूसरा सवाल जाके फातमी जी से पूछिए कि जब पूरे बिहार का लोग, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सीए के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, इसी मधुबनी समाहरणालय के सामने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आप सब ने वीडियो देखा होगा। कहाँ थे फातमी साहब? नीतीश जी की गोद में बैठ के दोनों बाप बेटा मलाई चाट रहे थे, सत्ता का सुख भोग रहे थे, आरएसएस की दलाली कर रहे थे, भाजपा की सरकार चलवा रहे थे। उस वक्त इनका जो है ना सम्मान नहीं, इनके सम्मान को चोट नहीं पहुंच रहा था, इनके सम्मान को चोट नहीं पहुंच रहा था, इनका अंदर आत्मा नहीं जग रहा था, इनके ईमान में जोश नहीं आ रहा था। और जैसी टिकट मिला इनका ईमान जोश मारने लगा, जैसी टिकट मिला इनका जो है ना
आत्मसम्मान जग गया, इनकी अंतरात्मा जग गई कि नहीं नहीं भागो भागो भाजपा भगाना है। तो भाई मैं तो आज चैलेंज से कह रहा हूं कि ये हार के यहाँ से जाएंगे और हारने के बाद फिर भाजपा के संगठन में पहुंच जाएंगे, फिर जेडीयू में पहुंच जाएंगे, कि 25 में बेटा को आरजेडी टिकट देगा नहीं, और जब देगा नहीं तो आखिरी सहारा नीतीश कुमार। तो इसलिए ऐसे लोगों से एकदम सावधान हो जाइए। इन लोगों की सियासी जमीन खिसक चुकी है। सिद्दीकी साहब, फातमी साहब, शकील साहब, जितना मलाई चाटना था दरभंगा कमिश्नरी में ये लोग चाट चुके हैं, जितना कमीशन कमाना था ये लोग कमा चुके हैं। अब इन लोगों के पास कोई सियासी जमीन नहीं है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि सिद्दीकी, फातमी और शकील साहब विधानसभा चुनाव निकाल के नहीं दिखा सकते। लोकसभा तो छोड़िए, आज इनकी सियासी जमीन की हालत यह है कि विधानसभा नहीं जिता सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। वजह यह है कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया। जहां जहां लोग संघर्ष करके राजनीति में आए, राजनीति करने की कोशिश की, लोग खड़े हुए, इनके पीछे ये लोग पड़ गए, इनको हरा दिया। भाई मधुबनी, दरभंगा में आपको 100 ऐसा लोग मिल जाएगा जो चुनाव लड़ा और उनको हरवाने वाले यही लोग हैं। सब लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भाई जब दूसरे की बारी आती है तो ये आपको कहीं और बहका देते हैं, और जब इनकी बारी आती है तब ये आपको डर दिखा